नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल जेटी एकेडमी पे। मैं हूं विकी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में हमारे सारे सिलेबस को यूनिट वाइज कितने कैटेगरी में बांटा गया है। हम जो 70 नंबर का फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए एक एक करके हम चैप्टर्स का नाम जाने। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और दूसरा जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस सिलेबस को हमने एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से यूनिट वाइज डिफाइन किया है, चैप्टर वाइज नहीं है। तो इसे 10 यूनिट में डिफाइन किया गया है। अब आइए दूसरा जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और टोटल आपको इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, ये आपका चौथा यूनिट्स है। और इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 8 मार्क्स आता है। तो टोटल इस ब्रांच से, मैग्नेटिज्म से, आपको जो आता है वो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बाकी जो आपका बचा पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स, इससे आपको 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो टोटल इससे आपको 10 नंबर। और 9 चैप्टर और 10 हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इससे माय डियर फ्रेंड्स टोटल आपको 70 मार्क्स आता है। यानी ये 4 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और इस मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बहुत आसान से और सरल भाषाओं में पढ़ते हुए इन सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे विद इन 5 मंथ्स। 5 महीने में हम सारे सिलेबस को आपके लिए खत्म कर देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें विश्वास के साथ। और नोटबुक लेकर, एक पेन लेकर आप बैठे और सारी चीज़ों को उतारें। आइए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माय डियर फ्रेंड्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें चार्ज का स्टडी रेस्ट में किया जाता है, विरामावस्था में किया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव करता है या उसके प्रभावों को बताता है। दूसरा डेफिनेशन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वह है जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। आप बचपन में किए होंगे ऐसा। आप बचपन में अपने पेन को सर में यानी अपने हेयर में जो है रब्ड किए होंगे, घसे होंगे और देखे होंगे कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वह पेन आकर्षित कर लेता है। तो इस पेन में जो उस छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का जो गुण डेवलप हो जाता है, इसी गुण को हम कहते हैं आवेश। तो आप एक बार फिर से परिभाषा सुन ले। आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव करता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब आइए कि किसी वस्तु पर आवेश जो उत्पन्न होता है वो कैसे होता है। क्या होता है कि जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तु पर छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया का जो भी पदार्थ है वो सब परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु जो है वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो आवेश उत्पन्न होता है, आवेश के लिए जो उत्तरदायी है वो केवल और केवल एक ही चीज है, वो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण
आवेश की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तु को आपस में रब्ड किया जाता है, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताता है, जब दो वस्तु को आपस में रब्ड किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जो गेन करता है, जो रिसीव करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, डोनेट करता है, त्याग करता है, उस पर धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां पर ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाती है, लेकिन दोनों ही वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होता है वो एक समान होता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक वस्तु धनात्मक आवेशित होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेशित होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है वह विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु क्या होते हैं? विद्युतः उदासीन होते हैं। तो अगर कोई वस्तु उदासीन है, कोई वस्तु उदासीन है, कोई वस्तु उदासीन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों की संख्या आपस में बराबर है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी पदार्थ में बराबर है तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो वह पदार्थ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और किसी पदार्थ में अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो वह पदार्थ पॉजिटिव आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इससे हमें पता चला कि एक पदार्थ जो है वो धनात्मक आवेशित हो रहा है और दूसरा ऋणात्मक आवेशित होता है। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जान लीजिए कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश में, धन आवेश किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, वो ऋण आवेशित हो जाती है। इसे सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसे कैटेगराइज किया था, बांटा था, यानी चार्ज को दो भागों में कहा था कि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी यूनिट है जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे जो बड़ा यूनिट है उसे हम लोग फैराडे कहते हैं। आइए अब यहां पे लिखा हुआ है नोट में कि समान आवेश धन आवेश एवं धन आवेश या ऋण आवेश एवं ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये तो जनरल बात है, आप क्लास 10th में भी सुने होंगे कि लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ जानेंगे कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और असमान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे देखिए, आवेश के हम यूनिट और डायमेंशन की बात कर ले, आवेश का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर ले। तो आप जान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आवेश जो है एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? एक व्युत्पन्न राशि है, अर्थात इसे हम मूल राशि से प्राप्त कर सकते हैं। आवेश से जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आवेश किसे कहते हैं, सॉरी आवेश कैसी राशि है, तो आप आंसर दीजिएगा कि आप आवेश जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात आवेश को किसी भी पाथ से, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्शन फ्री क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्री क्वांटिटी होती है।
तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू टी, यानी धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। तो उस आधार पे जो आवेश का हम SI मात्रक निकालेंगे तो वो देख लीजिए, I के लिए आपका हो जाएगा एम्पियर और T के लिए हो जाएगा सेकेंड। तो इसका जो SI मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम कूलम्ब कहते हैं। तो एक कूलम्ब बराबर आप बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर सेकेंड होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है। अब इन सीजीएस सिस्टम में आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? तो सीजीएस सिस्टम में दो भाग में इसको बांट दिया गया है। जब स्थिर आवेश होता है तो उसको ESU सिस्टम में रखा जाता है, उस समय में उसे स्टैट कूलम्ब कहा जाता है। और जब आवेश गतिशील अवस्था होता है तो उसे EMU सिस्टम में रखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है। तो एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है, और एक कूलम्ब बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस नंबर्स को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है यानी 1 कूलम्ब बराबर, ये रिलेशन जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि इस रिलेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। वहां आपसे पूछा जाता है कि आवेश का ESU पद्धति में मात्रक होता है, तो आपको वहां पे लिखना है 3 × 10⁻, ठीक है, स्टैट कूलम्ब। आप सिंपली स्टैट कूलम्ब मात्रक पूछेगा तो लिखेंगे, लेकिन मान के साथ पूछेगा तो आप 3 × तो आप जो है पूरा डेटा याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 कूलम्ब बराबर कितना स्टैट कूलम्ब होता है, तो आप बोलेंगे 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब बराबर कितना एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है, तो आप बोलेंगे 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। उससे पहले बात कर ले बीमा का। तो बीमा देख लीजिए, बीमा जो है ये I के लिए आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम के लिए हो जाएगा कैपिटल T। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी वो AT हो जाएगी, या फिर आप IT भी लिख सकते हैं। अगर आप SC वर्मा साहब का बुक देखिएगा तो उसमें बीमा के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट का जो बीमा है वो I से रिप्रेजेंट किया गया है, बाकी किताबों में जो है वो A से किया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन देख ले कि 1 कूलम्ब, एब्सोल्यूट कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब होता है, और 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब ये आपका जो है सबसे छोटा यूनिट है, जिसे आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है सबसे बड़ा यूनिट है, जो आप फैराडे बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है कुछ। 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम्ब है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। ये सब डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे छोटा यूनिट आवेश का हो गया फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा यूनिट हो गया, आपको हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन कहलाती है, और आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे कहलाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़े। आइए अब हम लोग जानेंगे कि आवेश के क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज आप आवेश के बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट है, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है, आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जा सकता है। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, आवेश की जो बीमा होती है वो AT या IT होती है। लेकिन आवेश का जब मौलिक गुण की बात होगी, मूलभूत गुणों की बात होगी, तो उसके लिए 3 गुणों की चर्चा हमारे सिलेबस में किया गया है। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
आवेश की योज्यता का नियम, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण सिद्धांत का नियम, और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो इन तीनों को आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखें विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आवेशों का योग या आवेशों की योज्यता आप कह सकते हैं इसे, ये है आपका, ठीक है, आवेशों की योज्यता। तो देखिए आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, यानी आवेश की योज्यता का नियम आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी एक कुल बॉडी का जो आवेश होता है वह उस बॉडी के डिफरेंट भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, यानी साधारण योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, किसी भी शेप का साइज का हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, एक है आपका मान लीजिए Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, Q3 माइनस है और Q4 है। तो इस बॉडी का होल चार्ज क्या होगा, तो वो होल चार्ज जो होगा वो Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, सॉरी Q3 यहां पे माइनस लिया गया है, तो आप साइन के साथ लिखेंगे। ये जो चार्ज दिया जाता है उसको आप साइन के साथ लिखकर ऐड करेंगे और जो नेट रिजल्ट आएगा वही आपका नेट चार्ज उस बॉडी का कहलाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस Q3 प्लस Q4। यहाँ पर जो ये Q है ये टोटल चार्ज हुआ आपका। अब बाकी जो आप देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब इंडिविजुअल चार्ज है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए मेरा एक बॉडी है, मेरा शरीर है, तो इस पे हेड का चार्ज अलग है, शोल्डर का चार्ज अलग है, हैंड का अलग है, फुट का अलग है। तो सभी चार्जों को जब हम जोड़ेंगे और जो आएगा उसका बीजीय योग वो आपका नेट चार्ज होगा। बाकी अलग अलग पार्ट्स का चार्ज इंडिविजुअल चार्ज कहलाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यही है आपका आवेशों की योज्यता का नियम या आवेशों का योग नियम। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और अतः किसी भी निकाय का कुल आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के अनुसार उपर्युक्त चिन्ह लगाकर साधारण योग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे राशि थोड़ा सा गलत है तो आप इसे सुधार लेंगे। आइए माय डियर फ्रेंड्स आगे देखिए। अब अगला जो मेरा दूसरा गुण है, मौलिक गुण जो हम बात कर रहे थे, तो ये सेकंड गुण आ गया है। वो सेकंड गुण है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत एकदम याद रखना है। तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा लाइन है इसका कि आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही उसका विनाश होता है, केवल इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। तो किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कुल आवेश हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, उतना ही रहता है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही उसका विनाश होता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसका स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही हम आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन में हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है कि किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी बॉडी में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या उस बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का, सबसे पहला फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां Q आपका क्या है, चार्ज है। Q क्या है, चार्ज है। और N क्या है, तो N आपका जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है, तो E है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब।
ठीक है। अब नीचे आपको दिया हुआ है कि आवेश का क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग के से की थी और इसके पद चिन्हों का, तो ये सब मान जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और एक कूलम्ब में कितना आवेश है ये भी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे अभी डेटा हम दिए हैं लेकिन न्यूमेरिकली आपको हम सॉल्व करके ये बताएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।